वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत चालन के कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में की है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा और करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर की बात हम कर रहे हैं इस टाइम। इस चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस आदि की चर्चा करनी है। तो फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल हम वैद्युत चालन के देखेंगे और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में थ्योरी बेस्ड या न्यूमेरिकल पूछा भी जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है न्यूमेरिकल से संबंधित कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व ये दिया हुआ है 8.5 × 10⁻28, 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। 0.2 मीटर लंबाई, 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद, 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के तांबे के तार, क्षेत्रफल के तांबे के तार से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश यानी धारा, तार से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात करना है जबकि 4 वोल्ट की बैटरी है और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता भी दी हुई है। जबकि बैटरी 4 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है तथा गतिशीलता का मान 4.5 × 10⁻⁻6, 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। तो ये दिया हुआ है तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी स्मॉल n दिया हुआ है 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ये मान आप नोट कर लेंगे सब। n का मान हो गया और म्यू दिया हुआ है मोबिलिटी गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। इसके बाद L दिया हुआ है 0.2 मीटर और A दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमको 10⁻⁻6 से गुणा करना होता है और V दिया है 4 वोल्ट। म्यू बराबर मोबिलिटी, म्यू को यानी गतिशीलता को म्यू से लिखते हैं और म्यू बराबर होता है Vd/E। यानी Vd नहीं दिया है, Vd को हम लिख सकते हैं म्यू × E। E भी नहीं दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं दिया है, E को लिख सकते हैं V/L, विभवांतर बटा लंबाई। इस प्रकार से हमारे पास धारा निकालनी है। I बराबर NeAVd होता है। Vd नहीं दिया है लेकिन Vd बराबर म्यू V/L लिख सकते हैं, म्यू V/L। अब हम सब मान रख देंगे 8.5 × 10⁻28। E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19
ए का मान आपके पास दिया है 1 गुणे 10 की घात -6, म्यू दिया है 4.5 गुणे 10 की घात -6 और v दिया है 4 वोल्ट और L का मान दिया है आपके पास 0.2 मीटर। और इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये हट जाएगा यहाँ से 0 और आपके पास 2 हो जाएगा। 16 पंचे 80 यानी 8, 16 अट्ठे 128 और 8 136। ध्यान देंगे, मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। 45 दूनी 90, 9 हो जाएगा। 10 की घात इकट्ठा कर लीजिए, 19, 6 25 और 6 31, 31 और 28 10 की घात -3 यानी 136 गुणे 9 गुणे 10 की घात -3 तो 9 छक 54, 5 9 27 और 5 32, 3 9 एकम 9 3 12 और आपके पास दशमलव लग जाएगा 3 अंक पर यानी 1.22 एम्पियर। ये आपका करंट हो जाता है। आई का मान पूछा जा रहा था, सवाल दिया था तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है, लंबाई दी है, अनुप्रस्थ परिच्छेद दिया है, बैटरी का विभवांतर दिया है 4 वोल्ट और मोबिलिटी दिया हुआ है और इसकी सहायता से हमको करंट निकालना था। कभी कभी सीधे करंट का सूत्र लगा के भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर करंट का सीधे सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास करंट का सीधे सूत्र लगाते हैं तो अनुगमन वेग नहीं दिया है। अगर अनुगमन वेग दिया होता तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके I बराबर NE/AVD की सहायता से करंट निकाल सकते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, 2014 में पूछा भी गया है। एक चालक में 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणे 10 की घात 24 प्रति मीटर है, तो अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान देने की बात है कि जो स्मॉल n होता है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जबकि यहाँ पर प्रति मीटर दिया हुआ है तो ये थोड़ी सी अलग बात दी हुई है। प्रति मीटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं I हो गया 6.4 एम्पियर और n नहीं दिया है, ये 8 गुणे 10 की घात 24 हमारे पास जो लिखा है वो प्रति मीटर लिखा है, प्रति मीटर लिखा है। माने अगर हमको मीटर क्यूब करना है तो ये a से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये n न देकर na दिया हुआ है। na का मान है क्योंकि n का मान प्रति मीटर क्यूब और a का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास प्रति मीटर आ जाएगा। अब आप अनुगमन वेग निकालना है, I बराबर NE/AVD होता है, तो VD बराबर हो जाएगा I बटा NE/A। I 6.4 NA, इसको NE/A न लिख के NA गुणे E लिख लेंगे। NA का मान हो गया 8 10 की घात 24 और E आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 10 की घात -19 और आपके पास ये कट जाएगा 16 चौको 64 4, तो 4 दूनी 8 1/2 10 की घात -5 19 5 24 ऊपर जाएगा -5 हो गया यानी 0.5 गुणे 10 की घात -5 या 5 गुणे 10 की घात -6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका अनुगमन वेग आ जाता है। 2018 में पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये प्रश्न हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतिवर्ष मुझे लगता है कि इससे एक सवाल पूछ ही लिया जाता है। आप देखेंगे एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ है और कह रहे हैं कि तार को खींचकर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। कितनी बढ़ा दी जाती है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे खींचकर इसकी लंबाई पहले की n गुनी कर दी जाती है, पहले की
n गुनी कर दी जाती है। बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा? बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, कई तरीके के सवाल ये आते हैं। यहाँ प्रतिरोध दिया हुआ है और खींचकर प्रतिरोध लंबाई n गुनी कर दी जाती है। एक तार है, इसको जब हम खींचेंगे, लंबाई अगर पहले से बढ़ रही है तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कम हो जाएगा, तार पतला हो जाएगा। n गुनी लिखी हुई है, यानी यहाँ पर L2 का मान जो है वो N L1 है, यानी L2 बटा L1 का मान हो गया n। कभी कभी यहाँ कह दिया जाता है कि पहले का 10% बढ़ जाती है, तो जब पहले का 10% बढ़ गया तो हम लिखेंगे L2 बराबर L1 प्लस L1 का 10%, यानी आएगा L1 प्लस L1 गुणे 10 बटा 100, और हर बराबर कर देंगे तो 11 बटे 10 L1 आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सवाल में क्या कह रहा है। यहाँ n गुना है इसलिए n L1 हो गया। अगर ये कह रहा है कि 10% बढ़ जाता है तो 10% जोड़ देंगे L1 प्लस L1 का 10%, और फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम इसके अकॉर्डिंग जैसा सवाल दिया होगा उसके हिसाब से करेंगे। R1 का मान आपके पास R है। अब जब हम तार को खींचेंगे तो तार का आयतन कतई नहीं बदलेगा, आयतन जो था वही रहेगा, केवल उसका जो लंबाई और क्षेत्रफल है वो आपस में कुछ परिवर्तन होगा। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात कुछ इस तरीके से परिवर्तित होगा, माने प्रारंभिक आयतन, यानी तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन। तो A1 L1 बराबर A2 L2, और A1 L1 माने A1 बटा A2 अगर आप निकालें तो L2 बटा L1, और इसका मान n है। अब R बराबर सूत्र होता है रो L अपान A। तो R1 बराबर रो L1 बटा A1, और R2 बराबर रो L2 बटा A2, और अगर आप भाग देते हैं तो R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 इंटू A1 बटा A2, यानी L2 बटा L1 का मान n, A1 बटा A2 का मान भी n, यानी आपके पास R2 बटा R1 क्या आ जाएगा n गुणे n, यानी R2 बराबर n स्क्वायर R1, यानी n स्क्वायर R। प्रतिरोध पहले का n स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो लंबाई बढ़ने के कारण प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। संपीड़ित किया जाए, अगर ठंडा किया जाए तार को तो सिकुड़ेगा, सिकुड़ने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, तो उस स्थिति में प्रतिरोध घट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत में हम कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ जो मान आएगा तब प्रतिशत वृद्धि जब कहेंगे तो डेल्टा R अपान R निकालना होगा, और फिर उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका ये हुआ n स्क्वायर R1, यानी n स्क्वायर R। 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला एक प्रश्न इसी तरीके का है और महत्वपूर्ण भी हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो माना प्रारंभिक लंबाई L1 अनुप्रस्थ परिच्छेद A1
तथा प्रतिरोध R1 है। खींचने पर इनके मान क्रमशः L2, A2 तथा R2 हो जाते हैं। तो क्या होगा? L2 क्या है? L1 प्लस L1 का 10%, यानी L1 प्लस L1 गुणे 10/100, एक जीरो कट जाएगा, हर बराबर करेंगे 10L1 प्लस L1 बटा 10, यानी 11/10 L1। तो L2 बटा L1 बराबर 11/10 हो जाएगा। अब वही बात कि तार का आयतन नहीं बदलेगा, यानी प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन लगा देंगे। तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन। अब A1 L1 बराबर A2 L2 हो जाएगा, यानी A1 बटा A2 बराबर L2 बटा L1, और L2 माने 11, L2 बटा L1 माने 11/10। फिर R बराबर रो L बटा A से R2 बटा R1 L2 बटा L1 गुणे A1 बटा A2। ध्यान देने की बात है, R समानुपाती है L के, इसलिए जब हम R2 बटा R1 लिख रहे हैं तो L2 बटा L1, लेकिन A के व्युत्क्रम क्रमानुपाती है तो A1 बटा A2 होगा। और अब हम यहाँ मान रख दें, ये 11/10, ये भी 11/10, यानी 121/100। ये R2 बटा R1 का मान हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि होगी यहाँ कितनी होगी? डेल्टा R बटा R1 गुणे 100। ये प्रतिशत वृद्धि होगी। डेल्टा R माने R2 माइनस R1 बटा R1 गुणे 100, और R2 बटा R1 लिख सकते हैं, R1 अलग अलग कर लें तो इतना हो जाएगा। R2 बटा R1 का मतलब हो गया 121/100 माइनस 1 और गुणे 100, यानी 121 माइनस 100/100 गुणे 100, ये 100 कट जाएगा, यानी 21% की वृद्धि होगी। अगर इस तरीके का कुछ है, लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाए तो जो प्रतिरोध है उसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी। चूंकि लंबाई बढ़ रही है इसलिए प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ये दो प्रश्न हैं। एक दिया हुआ है 200 वोल्ट 0.2 एम्पीयर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तार का व्यास ज्ञात करना है और हमारे पास विभवांतर दिया है, यानी V बराबर हो गया 200 वोल्ट और I हो गया 0.2 एम्पियर, L हो गया 20 सेंटीमीटर और इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। रो दिया है 5 × 10⁻⁷ ओम मीटर। अब आप R बराबर रो L बटा A होता है और R बराबर एक सूत्र V बटा I भी होता है। इन दोनों को लगाएंगे तो इन दोनों की सहायता से आपको मिलेगा V बटा I बराबर रो L बटा A। लेकिन A नहीं दिया है, रो L बटा पाई R स्क्वायर, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद पाई R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा रो L I बटा पाई V, और R को हम B/2 लिखते हैं तो हो जाएगा रो L I बटा पाई V। और यहाँ से अगर हम D स्क्वायर का मान निकालते हैं
तो डी स्क्वायर आएगा 4 रो एल आई बटे पाई वी। और इसको जब आप सॉल्व करके हल करेंगे तो आपका डी का मान आ जाएगा, यानी डी स्क्वायर क्या होगा 4 गुणे रो 5 गुणे 10 की घात -7, एल हो गया आपके पास 0.2, आई हो गया 0.2 और वी हो गया पाई हो गया 22/7 रख सकते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा और वी हो गया आपके पास 200। तो ये 2 अंक हटेंगे, ये 0 हो जाएगा और आपके पास 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और गुणे 7 चौक 28 बटे 22 गुणे 2 और 10 की घात हो जाएगा -11। और इसको आप सरल करिए तो 4 पंचे 20 यानी हो जाएगा 28 गुणे 5 140 बटे 11, ये 4 से कट जाएगा और गुणे 10 की घात -11, यानी आपका जो मान होगा यहाँ पर कैलकुलेशन 14 बटे 11 गुणे 10 की घात -10 होगा। और 14 को 11 से भाग करेंगे तो आपका 11 एकम 11, जो कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से 11 एकम 11 और फिर 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 सते 77 और 3 बचा 11, तो ये 1.274 गुणे 10 की घात -10 हो गया, यानी इसका वर्गमूल ले लिया जाए तो 1.274 है, इसका 11 11 121 यानी 1.1 समथिंग हो जाएगा, 1.13 गुणे 10 की घात -5 मीटर। आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपके पास ये मान व्यास का आ जाएगा, यानी वो जो तार था, तार का व्यास यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया है 2018 में पूछा गया है और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है, 13 में भी पूछा गया है और 13 में ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया था। थोड़ा ध्यान देकर देखिए, लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या a है, इसके 2 बराबर भाग किए जाते हैं, इनको गलाकर क्रमशः L1 और L2 लंबाई के तार बनाए जाते हैं, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान देने की बात है कि जब हम एक ठोस गोले को 2 बराबर भाग कर लेंगे तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक भाग का आयतन समान होगा। तो जब प्रत्येक भाग का आयतन समान होगा तो A1 L1 बराबर A2 L2 लग जाएगा। A1 माने पाई R1 स्क्वायर L1 पाई R2 स्क्वायर L2, चूंकि यहाँ पर त्रिज्या हो गया तो त्रिज्या के अनुपात में निकाल सकते हैं, या हम अगर इसको आसान रखें, चूंकि अलग अलग त्रिज्या है तो क्षेत्रफल भी अलग अलग होगा और तार बनाए जाते हैं तो हम पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर न लिखना चाहें तो इतना भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। L1 बटा L2 बराबर हो जाएगा आपका A2 बटा A1। यहाँ पर लिख लीजिए एक भाग का आयतन बराबर दूसरे भाग का आयतन। तो ये दोनों भागों के जो आयतन होंगे वो बराबर होंगे और फिर इनका हम प्रयोग करके L1 बटा L2 का मान निकाल सकते हैं। R बराबर होता है रो L बटा A, तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 और इंटू A2 बटा A1। L1 बटा L2 कैपिटल में दिया है और A2 बटा A1 का मान भी L1 बटा L2 है, तो ये आपका हो जाएगा L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। यानी प्रतिरोधों का अनुपात उनके लंबाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सवाल 2013 में जब पूछा गया तो इस सवाल का जो कथन था वो कुछ अलग था, हम पढ़ रहे हैं यहाँ, आप फिर से सुनिएगा। लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या a है या लोहे के एक ठोस गोले को 2 बराबर भाग में बांट दिया जाता है
पहले भाग को L1 लंबाई का एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार बनाया जाता है, दूसरे भाग को गलाकर L2 लंबाई का एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार बनाया जाता है। और इस प्रकार से जो दो तार बनते हैं उन तारों के जो प्रतिरोध होंगे, सिद्ध कीजिए कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात तारों की लंबाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी हमको सिद्ध क्या करना था कि R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास यहाँ प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है, वहाँ प्रतिरोधों का अनुपात सिद्ध करना था। और क्या सिद्ध करना था कि दोनों तारों के लंबाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक बार हम प्रश्न फिर रिपीट कर रहे हैं, आप ढंग से सुने। लोहे के एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में बांटकर पहले भाग को पिघलाकर L1 लंबाई का एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार बनाया जाता है, दूसरे भाग को पिघलाकर L2 लंबाई का एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार बनाया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात सिद्ध कीजिए उनकी लंबाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चाहे ये सिद्ध किया जाए या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर L1 स्क्वायर और अपान L2 स्क्वायर। तो ये दोनों सवाल जो थे ये क्रमशः 2009 और 2013 में, 2013 और 2016 में शायद पूछे गए हैं। 2013 में इस तरीके से सिद्ध करना था और 2016 में ये पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये वैद्युत चालन खत्म होता है। एनसीईआरटी के अनुसार इसी का थोड़ा सा बचा हुआ भाग है अभी, किरचॉफ्स लॉ यानी सिंपल सर्किट जिसको हम कहते हैं। किरचॉफ का नियम पढ़ना है, विद्युत वाहक बल पढ़ना है, उसमें वैद्युत सेल क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, और उसके बाद आप सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बाद किरचॉफ के नियम पर चर्चा करेंगे। किरचॉफ के नियम के साथ साथ व्हीटस्टोन सेतु की बात होनी है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का जो सूत्र है संतुलित अवस्था में वो क्या होगा, मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज मीटर सेतु, ये भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम और विभव मापी में से एक सवाल परीक्षा में निश्चित आता है। तो इसकी चर्चा करनी है, अभी काफ़ी लंबा भाग बचा हुआ है इस चैप्टर का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार। और दूसरी किताबों से पढ़ेंगे तो वैद्युत चालन आपका खत्म हो गया है। सिंपल सर्किट की बात करनी है। अगले सेशन में हम सिंपल सर्किट की बात करेंगे। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, संबंधित नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने के लिए आप रिप्ले करके बार बार पास करके अपना नोट्स धीरे धीरे लिखते हुए हेडिंग हम दे देते हैं, प्रूफ दे देते हैं, उनकी सहायता से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम करा दे रहे हैं। जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो उसी में बीच बीच में हम बोधात्मक प्रश्न जो यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी चर्चा भी करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन भी उसी में आपको आ जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट जो है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा यूट्यूब पे आपको मिलेगा। लिंक को सर्च करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उन वीडियोस का बेहतर लाभ ले पाएँ। अपना कंटेंट आप, अपना सिलेबस आप अच्छे से तैयार कर सकें और परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।